खत्म हुआ मतदान, 8 फरवरी का इंतजार। बुर्के पर बवाल, फर्जी वोटिंग पर घमासान। मेरा वोट पूजा स्कूल का था, किसी और ने डाल दिया मेरा वोट। ये फर्जी सरकार फर्जी मतदान से जीतना चाहती है। जिस मतदाता ने जिस पार्टी को वोट देना है उसको उस पार्टी को वोट देने दिया जाए। मुस्लिम इलाकों में बम्पर वोटिंग के क्या मायने? संगम में पीएम का स्नान, विपक्ष परेशान। आस्था का राजनीतिकरण करना मुझे नहीं लगता किसी के लिए भी उचित होता है। इनको लगता है कि एक धर्म विशेष का वोट हमसे बिगड़ जाएगा, इसलिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप ये लोग करते हैं। दिल्ली के धर्म युद्ध में किसकी विजय? इसे चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। नई दिल्ली से उनकी जमानत जब्त हो रही है। खिलेगा कमल या फिर आएंगे केजरीवाल? नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर हल्ला बोल में। आज चर्चा करने वाले हैं दिल्ली में हुए वोटिंग पर। दिल्ली वालों ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है, लेकिन ये याद रखिए 6 बजे तक का वोटिंग टाइम रहता है। 6 बजे तक अगर आप कतार में लग गए हैं तो आप वोटिंग की कतार में हैं, और अभी भी कई जगहों पर लंबी लंबी कतारें हैं। लेकिन बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि 5 बजे तक के आंकड़े आ गए हैं, और 5 बजे तक के आंकड़े ये इशारा कर रहे हैं कि पिछले बार के 62% वोटिंग के रिकॉर्ड को इस बार दिल्ली की जनता तोड़ सकती है। अब जनता के हाथ में सब कुछ है, 8 फरवरी को नतीजे भी आ जाएंगे। लेकिन अभी तक जो आंकड़े आए हैं वो जल्दी से आपको बता दें, क्योंकि 2020 में अगर आप देखिए तो 62.5% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार 5 बजे तक के आंकड़े 57.78, यानी लगभग 58% वोटिंग तो 5 बजे तक हो गई है। उसके बाद 5 से 6 की वोटिंग, और 6 के बाद भी जो लोग कतार में लगे हुए हैं, माना जा रहा है कि पिछली बार से ज्यादा वोटिंग इस बार हो सकती है। यानी जो 62.5% का पिछली बार का रिकॉर्ड था वो इस बार टूट सकता है। पिछले 2 घंटे में 12% के आसपास वोटिंग हुई है। ये साफ इशारा कर रहा है कि लोग निकल रहे हैं और शाम के पहर में वोटिंग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जिस बात को लेकर चर्चा थी वो 10 मुस्लिम सीटों पर थी, तो आपको बता दें कि वहां पर भी वोटिंग परसेंटेज में जबरदस्त इजाफा हुआ है। मुस्तफाबाद की सीट पर 40% मुस्लिम मतदाता हैं, वहां पर वोटिंग 67% के आसपास हो गया है, 67%। सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता मटिया महल में है, 60% मुस्लिम मतदाता, वहां पर 61.5% वोटिंग हो गई है, जो पिछली बार 70% हुई थी। ये 5 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। ओखला की सीट जहां पर 55% मुस्लिम आबादी है, वहां पर भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, 52% अभी तक हुई है। उसके बाद सीलमपुर, जहां पर गड़बड़ी का इशारा बीजेपी आरोप लगा रही थी, वहां पर 66% वोटिंग हुई है। सीलमपुर की सीट जहां पर 50% मुस्लिम मतदाता है, वहां पर 66.41% वोटिंग हुई है। हम पूरे नंबर्स आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पिछली बार के मुकाबले इस बार जो है ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्ड टूट सकता है। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, आपका परिचय भी उनसे करा देते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप बड़ी तस्वीर को देखें, क्या दिल्ली में इस बार कमल का करिश्मा दिखेगा या आम आदमी पार्टी फिर से चौका लगाएगी? आम आदमी पार्टी ये चाहती है, उसके लिए अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि जिस तरह से तमाम भ्रष्टाचार के मामलों में पार्टी के वरिष्ठ नेता अभी भी फंसे हुए हैं, इस बार के चुनाव को हारना उनकी पार्टी, उनके अस्तित्व के लिए बहुत बुरा हो सकता है। वहीं बीजेपी चाहती है, 27-28 साल से यहाँ पर आ ही नहीं पाए सत्ता में, तो ऐसे में कोशिश ये है कि यहाँ पर सत्ता में वापसी हो पाए बीजेपी की। कांग्रेस पार्टी, जिसको लगता है शीला दीक्षित की पूरी लेगेसी आम आदमी पार्टी ने छीन ली है, उसको लेकर वो वापस अपनी जमीन यहाँ पर तलाशने की कोशिश में पूरी ताकत से लगे हुए हैं। ये हम आपको 2015 और 20 के आंकड़े दिखा रहे हैं। ये नंबर्स को गौर से समझिए। जब 2015 में 65.10% वोटिंग हुई थी, उसके बाद से 20 में 62%। जब 1.5% वोट बढ़ा, केजरीवाल को रिकॉर्ड बहुमत 2015 में मिला था। 13 में अगर आपको याद हो तो एक हंग असेंबली मिला था, और ऐसे में जब वो 15 में आए और 65% के आसपास वोटिंग हुई, 1.5% के आसपास वोटिंग बढ़ी थी, उस वक्त उनको रिकॉर्ड बहुमत मिला। फिर आइए 20 में 62.55%,
वोट प्रतिशत घटता है, लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। लेकिन हाँ, 5 सीटें उनकी घटी थी। अब जब आप पहुंचिए 2025 में, जहां हम लोग आज बैठे हैं, तो ऐसे में वोटिंग परसेंटेज अभी माना जा रहा है, ये लोकसभा का हम आपको नंबर्स बता रहे हैं, बीजेपी सभी 65% वोटिंग हो तो, 60% हो तो, 58% हो तो, हर बार बीजेपी सभी की सभा 7 सीटों पर जीती है। लेकिन जब आप मुस्लिम बहुल सीटों को देखते हैं, इससे पहले कि हम आपको रिपोर्ट दिखाएं, आइए जल्दी से ये नंबर्स दिखा देते हैं हमारे टच स्क्रीन पर, क्योंकि ये नंबर्स बड़े इंटरेस्टिंग है। इससे आपको समझ में आएगा कि क्या मामला अभी तक दिखाई दे रहा है दिल्ली में, और अगर 10 सीटों पर, मुस्लिम बहुल सीटों पर वोटिंग ज्यादा है। सबसे पहले तो कितने पड़े वोट में हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए कितने पड़े वोट का नंबर्स जब आप देखेंगे ये आपको दिख जाएगा। 2013 में जो आप 66% देख रहे हैं, फिर 2015 में 68%, फिर 2020 में देखिए 63%, वही अभी 5 बजे तक का ये आंकड़ा है। 58% का जो ये आंकड़ा है, ये 5 बजे तक का है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ये 5 बजे तक का आंकड़ा है, अभी इसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना होगा। तो ये आपने देख लिया है। अब हम आपको तमाम जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां का नंबर दिखाते हैं कि वहां पर वोटिंग परसेंटेज अगर ज्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले हम आपको मटिया महल की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए मटिया महल, सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है मटिया महल में, और मटिया महल की सीट जब आप देखेंगे, ये देखिए मटिया महल की सीट 60%। यहां पर सबसे पहले आपको मुस्लिम मतदाता बता देते हैं, यहां पे 60%, 60% मुस्लिम मतदाता है, 60%। और इस सीट पर 60%, स्क्रीन पर क्यों नहीं दिख रहा है ये जो 60% मैंने अभी लिखा है, ये देखिए 60% यहां मुस्लिम मतदाता है। और 66% वोटिंग यहां हुई थी 2013 में, जब हंग असेंबली रही। फिर यहां पर लगभग 70% के आसपास 69% वोटिंग हुई, ये देखिए, तब आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनी। फिर आप 70% वोटिंग में देखिए 2020 में फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, और इस बार 61% अभी 5 बजे तक हुई है। तो अभी तो 5 से 6 बजना है, और जो कतार में लगे हैं वो कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल सीट है दिल्ली की, 60% यहां पर मुस्लिम मतदाता है। अब आते हैं ओखला पर। ओखला की सीट में जो नंबर्स है वो आपको जल्दी से दिखा देते हैं। ओखला की सीट के नंबर्स दिखा दीजिए। चलिए, ये ओखला में वोटर टर्नआउट देखिए। आपको पता है यहां पर कितने मुस्लिम मतदाता हैं? 55%। ये देखिए, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर वोटिंग एवरेज से ऊपर है। अगर आप देखिए तो 13 में भी यहां पर 58% वोटिंग हुई थी, उसके बाद 15 में आई 61% वोटिंग हुई थी, फिर 59% वोटिंग यहां हुई थी, और आज आप देखिए तो 5 बजे तक, ये 5 बजे तक के नंबर्स है। 5 PM तक यहां पर 53% वोटिंग हो चुकी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या तस्वीर अभी तक की दिखाई दे रही है। अब इसके बाद जल्दी से आपको जो बाकी की सीटें हैं वो 2-3 सीटें दिखा देते हैं। जल्दी से सीलमपुर दिखाइए। सीलमपुर में शिकायत की भी कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर बुरके में लोग आ रहे हैं। जल्दी से सीलमपुर की सीट दिखा दीजिए। सीलमपुर का जो वोटिंग परसेंटेज है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 68% 13 में, फिर 15 में 72, 71, 66% हो चुका है 5 बजे तक, 5 PM। लेकिन यहां पर मुस्लिम मतदाता कितने हैं? सीलमपुर की सीट पर आधी आबादी, 50%। यानी ये क्या इशारा कर रहा है? अगर कांग्रेस ये सोच रही थी कि मुस्लिम मतदाता बटेगा, तो क्या वो हो रहा है? नहीं हो रहा है। इससे तो संकेत नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जब आप भारी तादाद में लोगों को देख रहे हैं वोट के लिए निकलते हुए। अब बल्ली मारान जल्दी जल्दी तेजी से दिखाते हैं। बल्ली मारान की सीट जल्दी से दिखाइए। बल्ली मारान में आपको दिखा देते हैं 67% मुस्लिम मतदाता बल्ली मारान में कितने हैं? 45%, 45%। और यहाँ पे देखिए ये 67%, 68%, 72, पिछली बार 72%। कैसा राइज हुआ था आप देख रहे हैं। और इस बार इस 45% मुस्लिम आबादी वाली सीट पे 60% लोग कर चुके हैं 5 बजे तक वोट। अब जल्दी से एक बार बाबरपुर दिखा दीजिए। जल्दी से बाबरपुर में देखिए 66%, 67%, 66%, 64%। मतलब जो एवरेज दिल्ली का रहता है उससे ज्यादा वोटिंग मुस्लिम बहुल सीटों पर होती है। ये नंबर साफ इशारा कर रहे हैं, आप उससे समझ सकते हैं। ये अभी 5 बजे तक 64% हो चुकी है। तो मुझे लगता है अपने ऑल टाइम हाई पर बाबरपुर की सीट पहुंचेगी, और बाबरपुर में 42% मुस्लिम मतदाता कितने हैं? 42%। देखिए एवरेज जो ये 10 सीटें हैं सिर्फ। जल्दी से अब अगली सीट दिखा दीजिए। बाबरपुर के बाद मुस्तफाबाद में भी AIMIM के, ये देखिए ओखला, मुस्तफाबाद, ऐसी सीटों को खोज के वो करते हैं, अपने उम्मीदवारों को उतारते हैं। लेकिन क्या मुस्लिम वोट बटेगा? कम से कम भारी तादाद में लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं। यहाँ पे देखिए एवरेज 62% था पिछली बार दिल्ली का वोटिंग।
यहाँ पर देखिए 72, 71, 71, 15 और 20 में, और इस बार 67% हो चुका है। तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है। मुस्तफाबाद में 40% मुस्लिम मतदाता है। ये साफ इशारा कर रहा है कि एक जो वर्ग है वो बहुत तेजी से निकल रहा है अपने वोट को। जल्दी से अगला दिखा दीजिए, चांदनी चौक का इलाका। चांदनी चौक में हालांकि दिलचस्पी है कि यहाँ पर कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं उतारा है। आप ओखला देखिए तो बीजेपी छोड़ के सबने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, लेकिन चांदनी चौक की सीट ऐसी है जहां पर लगभग 32% यहाँ मुस्लिम मतदाता है, लेकिन बावजूद इसके किसी ने मुस्लिम को नहीं उतारा है। यहाँ पर देखिए 65, 61 और यहाँ पर 53% अभी तक का यहाँ पे थोड़ी सी उदासीनता देखी जा रही है चांदनी चौक के इलाके में। अब सब जल्दी से सीमापुरी दिखा दीजिए। यहाँ पर भी शिकायत थी बीजेपी की कि बुरके में पहन के लोग पहुंच रहे हैं। सीमापुरी में 25% वोटर हैं। आखिरी के 2 सीट बचे हैं, जिसके बाद हम आपको आगे के नंबर दिखाएंगे। ये देखिए 25%, 73 और उसके बाद से 68 और 68 के बाद 62। ये साफ इशारा कर रहा है कि ऐसी सीटें, मुस्लिम बहुल सीटों में भारी तादाद में लोग निकलते हैं और किसी को जिताने या किसी को हराने, इसको जिस तरह से आपको इंटरप्रेट करना है कर लीजिए। गांधीनगर यहाँ पे 22% मुस्लिम मतदाता है। जल्दी से दिखाइए 22%, 66, 67, 63, 58। 5 बजे तक हो चुका है ये। 5 बजे तक 58% लोगों ने यहाँ पर वोटिंग कर दी है और यहाँ पर 22%, मतलब प्रभावित कर सकते हैं नतीजों को। 22% मुस्लिम मतदाता है। आखिरी सीट करावल नगर की। अभी तक जितनी सीटें हमने आपको दिखाई 9 की 9 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती, लेकिन ये करावल नगर की सीट है जो 20% मुस्लिम मतदाता होने के बावजूद काउंटर पोलराइजेशन होता है, यानी काउंटर ध्रुवीकरण, और बीजेपी ये सीट पिछली बार भी निकाल के ले गई थी। तो यहाँ पर 20% मुस्लिम मतदाता है और ये वो सीट है जहां पर बीजेपी ने पिछली बार जीत हासिल की थी, बावजूद इसके कि 68% मुस्लिम मतलब वोटिंग हुई थी, 70%, 68%, 63। तो माना जाता है कि जिन सीटों पर ध्रुवीकरण आप देखते हैं वहां पर काउंटर पोलराइजेशन भी उसी तरीके से होता है। बहरहाल ये सब दिखाने के बाद आइए जल्दी से आपको अपनी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके बाद तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, आंकड़ों पर चर्चा करेंगे और वोटिंग परसेंटेज क्या इशारा कर रहा है। अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो आम आदमी पार्टी को फायदा, बीजेपी को, या कांग्रेस भी कुछ कमाल कर रही है। पहले रिपोर्ट देखिए। स्कूल के सामने गाड़ी खड़ी हो रही है, साउथ एक्स में स्कूल के सामने गाड़ी खड़ी हो रही है, पैदल उतर के आदमी अंदर जाके वोट डाल रहा है। कहाँ है गाइडलाइन? मेरा वोट पूजा स्कूल का था, किसी और ने डाल दिया मेरा वोट। किसी और ने डाल दिया। आप इसको रेड आज दिल्ली वालों ने ईवीएम में अगली सरकार चुनने के लिए अपना मत कैद कर दिया है। अब राजनीतिक दलों के साथ जनता को भी 8 फरवरी का इंतजार है। लेकिन आज दिल्ली वालों ने मतदान केंद्रों पर बढ़ चढ़कर वोट डाले, जिसमें मुस्लिम बहुल सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई। मुस्तफाबाद में सिर्फ 3 बजे तक ही 56% से ज्यादा मतदान हो चुका था, लेकिन दिल्ली में कई जगह पर वोटिंग के दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। सीलमपुर में बीजेपी ने बुरके की आड़ में फर्जी मतदान का आरोप लगाया। मेरा वोट पूजा स्कूल का था, किसी और ने डाल दिया मेरा वोट। किसी और ने डाल दिया। आप जब देने आई तो कोई डाल चुका था। हाँ, क्या नाम है आपका? पूनम। चला क्या आपको? मैं गई थी वहाँ पे। मैंने कहा था, आप स्लिप नंबर बताइए अपना। मैं लेके गई थी, उन्होंने निकलेगी सब पे टिक वोट नहीं पड़ सकता गलत। सब पे इस बारी पर्ची की नहीं पड़ेगी। चलो आप चलो यहाँ से। अरे चलो ना आप। पूनम है, इनका आरोप है कि जब ये गई तो इनका वोट तो दिया जा चुका था, जिसके बाद बीजेपी और आप कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। देखिए, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे थे और उन्होंने बोगस वोटिंग का आरोप लगाया था और उसके बाद यहां पर हंगामा शुरू हो गया और उसके बाद फिर पुलिस यहां पर पहुंची है। जो आरोप लगाए गए थे उसकी जांच की गई और पुलिस का कहना है कि जो भी आरोप उनके सामने आ रहे हैं उन सब की जांच की जा रही है। और डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, जो घोंडा चौक है जहां पर हम मौजूद हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर
पुलिस की काफी मौजूदगी थी आसपास, इसलिए पुलिस ने फौरन इस जगह पर तमाम जो अधिकारी थे वो पहुंचे और इस पूरे इलाके पर उन्होंने जो स्थिति थी उसको कंट्रोल किया और जो लोग थे उनको समझाया गया और उनको समझा करके पुलिस ने कहा कि अगर आपका कोई भी ग्रीवेंसेस है, अगर कोई भी शिकायत है तो आप वो दीजिए, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। जिसके बाद लोग यहाँ पर शांत हुए, पुलिस ने उनको शांत कराया और उन सबकी शिकायत को लिया और एश्योर किया गया है कि किसी तरीके की अगर बोगस वोटिंग की जानकारी मिली तो कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस ने फर्जी मतदान के आरोपों को निराधार बताया। बीजेपी और आप एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते नजर आए। इस बात को स्पष्ट करता हूं कि अरविंद केजरीवाल अपनी हार को देखकर उनकी गुंडई, शराब, पैसा अगर काम नहीं आ रहा तो फर्जी मतदान पर उतर आए हैं। ये फर्जी सरकार फर्जी मतदान से जीतना चाहती है, लेकिन दिल्ली की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। दिल्ली में कई जगहों से ये कंप्लेंट्स आ रही हैं कि खास तौर पे दिल्ली पुलिस द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों द्वारा कई ऐसी चीजें की जा रही हैं जो वैध नहीं है, जो कानूनी नहीं है, जो लीगल नहीं है। वहीं दिल्ली की ग्रेटर कैलाश सीट से आप प्रत्याशी और मौजूदा सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और पुलिस के बीच बैरिकेडिंग लगाने को लेकर भिड़ंत हो गई। वो कह रहा है कि जी सीनियर ऑफिसर से पूछो, सीनियर ऑफिसर से पूछा तो वो भाग गए, उन्होंने बताया नहीं। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पुलिस लोगों को वोट डालने में खलल डाल रही है। जो आदमी आता है आप उसको कहते हो इधर चले जाओ। वीरेंद्र सचदेवा पोलिंग बूथ के बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं और अंदर वोट डालते हैं, राष्ट्रपति डाल रहे हैं, सब डाल रहे हैं। सिर्फ आम आदमी पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के अंदर ये जाम क्रिएट किया जा रहा है और ये बदमाशी। मैं कह रहा हूँ कि चलिए जीके के अंदर चलिए, वहाँ पे लगा हुआ है, कहीं नहीं लगा हुआ। सिर्फ हमारे यहाँ शाहपुर जेट में चिराग दिल्ली के अंदर ये जानबूझ के किया गया है। कल खिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि दूर दूर तक बैरिकेड लगा दिया गया, वोटर कैसे वोट करेंगे, वोटरों को रोका जा रहा है, इस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं। देखिए, जब से वो उनको समझ आ गया कि वो हार रहे हैं और सबसे बड़ी बात है अरविंद केजरीवाल जी हार रहे हैं, उनकी जमानत जब्त हो रही है, तब से ऐसी वो बातें कर रहे हैं। लग रहा है कि 10 साल बाद लोग फिर से विकास की तरफ एक लालायित हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। उधर जगपुरा से आप प्रत्याशी और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने क्षेत्र में पैसे बांटने का आरोप लगाया। ये वाला घर है, हम बना रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे थे इस घर में। मैं कह रहा हूँ जिसको रेड तीन टेबल, ये देखिए 3 टेबल यहाँ पे बीजेपी की लगवा रही है। नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने वोट डालने से पहले यमुना किनारे हवन पूजन करके यमुना सफाई का प्रण दोहराया। तो राजधानी के रण में मुख्यमंत्री आतिशी बोली, धर्म युद्ध में भगवान हमारे साथ है, इसलिए काम और सच्चाई की जीत होगी। ये जो दिल्ली का चुनाव है, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। आपदा की सरकार से, अपने एमपी पीटने वाली सरकार से, अपने चीफ सेक्रेटरी को पीटने वाली सरकार से, दिल्ली के लोगों को नशा बांटकर, शराब बांटकर बर्बाद करने वाली सरकार से छुटकारा मिलने जा रहा है। इसलिए आज का दिन न केवल पर्व है बल्कि महापर्व है। इधर दिल्ली में वोटिंग चल रही थी, उधर प्रयागराज में महाकुंभ में पीएम मोदी स्नान कर रहे थे। ये बात विपक्ष को रास नहीं आई। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने बीजेपी पर साझा प्रहार करते हुए कहा कि आस्था का राजनीतिकरण करना सही नहीं है, लेकिन बीजेपी से विपक्ष की हताशा बता रही है। एक लोकतंत्र में आस्था मेरा निजी विषय है, उसको मैं कैमराज लेकर और कैमरा जीवी बनकर राजनीतिकरण करूं, ये गलत है। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरा के ये कई बार कर चुके हैं, तो मुझे मालूम था इसका इस्तेमाल होगा। अरे प्रधानमंत्री जी, आपको और केजरीवाल जी को दोनों को जमुना में डुबकी लगानी चाहिए थी, वो सबसे बड़ी खबर बनती है। अगर चुनाव आयोग जागरूक है, निष्पक्ष है, तो प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है डुबकी का, उसके ऊपर आज टीवी पर बयान होना चाहिए। अभी तो कुंभ खत्म नहीं हुआ, कल भी जा सकती, लेकिन मुहूर्त निकाला है दिल्ली विधानसभा का। दिन भर मुझे देखते रहो और वोट करते रहो। सदैव अपने वोट की चिंता रहती है। इनको लगता है कि एक धर्म विशेष का वोट हमसे बिदक जाएगा, इसलिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप ये लोग करते हैं। दिल्ली चुनाव में ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और आप के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, जहां बीजेपी आप सरकार के खिलाफ
सत्ता विरोधी लहर का हवाला देते हुए कमल खिलने का भरोसा जता रही है, तो आपका दावा है कि केजरीवाल 8 फरवरी को जीत का चौका लगाएंगे। आज तक ब्यूरो। आइए आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं, क्योंकि सबसे बड़े पैनल के साथ सबसे बड़ा एनालिसिस हम आज तक पर आज करने वाले हैं। हमारे तमाम सहयोगी मैदान में आज सुबह से डटे हुए हैं, जो ये कवर कर रहे हैं। शिकायतें आपने देखी दोनों तरफ से, क्योंकि आर पार की लड़ाई है, इस बार अस्तित्व की लड़ाई है तमाम पार्टियों के लिए। शिवानी शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ है, ऐश्वर्या पालीवाल, हिमांशु मिश्रा, अरविंद ओझा, सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और 4 खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका परिचय उनसे भी करा देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर प्रोफेसर संगीत रागी मौजूद हैं, जो कि एक एनालिस्ट के तौर पर, वैसे तो संघ से जुड़े हुए विचारक हैं, लेकिन वो एक एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। आशुतोष जी पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता और अब पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और विनोद अग्निहोत्री जी का एक ही परिचय है, वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ लगातार बने रहेंगे इस पूरी चर्चा में। हमारे साथ स्टूडियो में कुछ और मेहमान भी जुड़े हुए हैं, जिसमें रजत सेठी पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पर हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में। रजत, स्वागत है आपका आज तक पर हल्ला बोल में। यशवंत देशमुख हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ राहुल वर्मा जुड़ेंगे, हमारे साथ तमाम अन्य मेहमान भी जुड़ेंगे जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए रुक करते हैं वीरेंद्र सचदेवा का, अध्यक्ष दिल्ली भारतीय जनता पार्टी कमेटी का। वीरेंद्र जी, क्या खबर आ रही है? शाम के 6 बज गए हैं, 6:15, 5 बजे तक के आंकड़े बता रहे हैं कि जमकर वोटिंग अब हो रही है दिल्ली में। सीट वीट बताने के की स्थिति में है, नहीं है? क्या दावा है आपका? मुझे लगता है 6 बजे तक की जब वोटिंग हो जाएगी तो हम लगभग 65% के आसपास खड़े होंगे, जो दिल्ली का ट्रेंड दिखा रहा है। मैंने भी आपके सारे आंकड़े भी देखे, और जहां तक सीटों की नंबर की बात है, वो भविष्यवाणी अरविंद केजरीवाल करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उन्हीं को ये सूट करता है सफेद कागज पे लिखकर पेन से। लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है और दिल्ली की जनता का जो मूड है, वो इस बात का संकेत दे रहा है कि दिल्ली से आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है। सचदेवा जी, आम आदमी पार्टी का एक ही आरोप है, वो पहले से लगा रहे हैं वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का। आज उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस आपके लिए काम कर रही है, उनके वोटर्स को रोका जा रहा है, बैरिकेडिंग जगह जगह पर कर दी गई है। इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अब पूरी धांधली आप लोगों ने चुनाव में कराई है। एक वीडियो लेकर मनीष सिसोदिया सामने आए कि सारे टेबल्स बीजेपी के लग गए हैं। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि कॉर्डन ऑफ कर दिया है दिल्ली पुलिस ने उनके वोटर्स को। धोखेबाजी, धांधली। मैं हैरान था कल रात को जब आतिशी मार लेना, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके सहयोगी 5 लाख रुपए के साथ पकड़े जाते हैं। दूसरा आदमी जो शिक्षा विभाग में दिल्ली सरकार में कर्मचारी है, वो भी पकड़ा जाता है, और एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता। इनको समझना चाहिए कि लोकतंत्र का उत्सव है ये चुनाव, और उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। हमारे परिवार में भी शादियां उत्सव की तरह मनाई जाती हैं। अक्सर मैं परिवार में देखता हूँ कोई ना कोई फूफा नाराज हो जाता है, तो आज उस फूफे की भूमिका में मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज हैं। अच्छा ठीक है, फूफा नाराज होता है नहीं होता है, जनता किसको फूफा बनाती है, किसको नाराजगी सौंपती है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। जल्दी से एक बार मैं वोटिंग ट्रेंड पर आपसे एक बातचीत करना चाहती हूँ। 67% जब वोटिंग हुई थी तो 2015 में 1.5% के इजाफे के साथ अरविंद केजरीवाल को रिकॉर्ड बहुमत मिला था। जब वोटिंग घटी तो फिर उनकी भी कुछ सीटें घटी, लेकिन उनको स्पष्ट जनादेश मिला। अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है इस बार, क्या मान रहे हैं आप? क्या मतलब, क्योंकि वो तो ये मान रहे हैं कि उनके सपोर्टर्स निकले हैं, उनको लग रहा है कि बीजेपी जिस तरह से उन पर आरोप लगाती है, उनको परेशान करती है, तो उनके सपोर्टर्स उनको बचाने के लिए निकले हैं। देखिए अंजना जी, आपके स्टूडियो में बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, मैं तो बहुत साधारण सा आदमी हूं, लेकिन 2024 के चुनाव को आप 2015 या 2020 से मत जोड़िए। 2015 में अरविंद केजरीवाल एक परिवर्तन के रूप में आए और दिल्ली की जनता ने उन्हें शहर स्वीकार किया, और 2020 तक उन पर किसी तरह का प्रशासनिक आरोप नहीं लगा था। छोटे मोटे लगते थे, लेकिन 2020 कोविड के बाद से लेकर अब तक दिल्ली में एक बात स्पष्ट हो गई है कि प्रशासनिक व्यवस्था में पूरी तरह से वो फेल रहे हैं। घोटालों की सरकार रही है। दिल्ली में 5 सालों में चोरी, भ्रष्टाचार, लूट का आतंक रहा है, आतंक। और दिल्ली की जनता इस आतंक से मुक्ति चाहती है। होने वाली है खत्म।
तो ये सब बोल के अब फायदा है नहीं। जो बात हुई अब तो जनता को जो समझना था समझे, वो लोग वोट कर रहे हैं, जो कतार में खड़े हैं। अब इसके बाद कोई अंदर जा नहीं सकता है, तो आपके को सुनकर भी फायदा नहीं होगा। तो मैं भी वही बता रहा हूँ, जनता ने जनता ने सुना। जी जी, बुरके वाला आरोप क्या है सर? नहीं तो बुरके की आड़ में अगर फर्जी वोट डल रहे हैं, उससे कानून पकड़ रहा है, तो इसमें बुराई क्या है जी? अब नई दिल्ली में जो 2 लड़के पकड़े थे, वो तो बुरका नहीं पहन के आए थे, वो भी फर्जी वोट डाल रहे थे, वो भी पकड़े गए हैं। जहां जहां फर्जी मतदान करवाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही थी, और मैं पहले दिन से कह रहा था, पिछले 8 महीने से मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में फर्जी मतदाताओं को बसाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही थी। वोट के नाम पर जिस तरह का गोरखधंधा वो हर बार करते थे, इस बार वो करने में सफल नहीं हुए, तो उनकी चोरी पकड़ी जा रही है। और अगर बुरके की आड़ में या किसी भी आड़ में फर्जी मतदान होता है, तो कानून का काम है उसे रोकना। उन्होंने रोका तो हम उसका स्वागत करते हैं। सीटों का कोई अभी से प्रेडिक्शन नहीं कीजिएगा, रफली, मतलब आप तो खुद ही कह रहे हैं 65% लोग हमारी तरफ है, रफली कितना? नहीं, मैंने कहा 65% मतदान पड़ेगा, मैंने ये कहा आपसे। अच्छा। मैं रफली नहीं बता रहा हूं, मैं बड़ी विनम्रता के साथ इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र सचदेवा हमारे साथ जुड़ने के लिए आज तक पर। जो ये कह रहे हैं कि पिछली बार जो 62% वोटिंग हुई थी, इस बार उनको लग रहा है अनुमान की 65% तक वोटिंग जाएगी, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनका ये मानना है कि जनता उनकी तरफ है। इससे पहले कि मैं राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊं, जल्दी जल्दी जो तमाम रिपोर्टर्स हैं उनको दिखा दीजिए। मौसमी, शिवानी, ऐश्वर्या और हिमांशु, 2-2 लाइन ग्राउंड से आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर इतनी बम्पर वोटिंग हो रही है तो वो क्या इशारा कर रहा है? ऐश्वर्या, आपसे शुरू करते हैं। बम्पर वोटिंग क्या इशारा कर रहा है? बीजेपी तो ऑब्वियसली मान रही है कि उनकी तरफ है, क्या ये एंटी इनकम्बेंसी का इफेक्ट है? बिल्कुल अंजना, एंटी इनकम्बेंसी का इफेक्ट है, क्योंकि लगभग 11 सालों में जो भी वायदे किए गए थे अरविंद केजरीवाल द्वारा, चाहे वो ये हो कि यूरोप जैसी जो जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको फील आएगा कि आप यूरोप के अंदर हैं, यमुना की सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं लोग सवाल जरूर उठा रहे हैं कि जो मुद्दे आपने किए थे, जो आपने खुद वायदा किया था, क्या वो वायदे पे आप खरे उतरे हैं? कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो देखने को मिला और जो जिस तरह से लंबी लंबी कतारें हमें देखने को मिली अंजना, उससे यही लगता है भारतीय जनता पार्टी अभी से नहीं, पिछले 2 महीने से यही मानती हुई आ रही है कि ये चुनाव वो जीतेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीतेंगे। मौसमी, ये लंबी कतारें, अगर ये वोटिंग परसेंटेज में इंक्रीज है, आपको किस तरह का दिख रहा है माहौल और क्या समझ में आ रहा है? आपका असेसमेंट क्या है? मुझे लगता है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी के वोटर जो हैं, दोनों जमकर उन्होंने वोट डाला है अपने अपने प्रत्याशी के लिए। तो यही वजह है कि बम्पर वोटिंग हो रही है, क्योंकि अगर नई दिल्ली सीट से आप मौसमी एक सेकंड आपको टोक रहे हैं। हाँ, नई दिल्ली सीट पे आप सुपर से मौजूद हैं। नई दिल्ली सीट का क्या रिपोर्ट है? क्योंकि वहां पर देखिए तीनों दिग्गज, चाहे वो शीला दीक्षित के बेटे हो संदीप दीक्षित, साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा बीजेपी से, और केजरीवाल, क्या वहां की क्या रिपोर्ट है? देखिए अंजना, सुबह से हम यहाँ पे घूम रहे हैं। अगर आप कह रही हैं तो वैसे तो मैं नहीं कहती, पर मैं कह दूं कि 25 से 30 या उससे ज्यादा लोगों से मैंने बिना कैमरे के बात की है, और उसमें से 30 लोगों से बात की है, उसमें से लगभग 25 से 27 लोगों ने ये बोला है कि वो बदलाव चाहते हैं। अब वो बदलाव किसके प्रति है? कुछ लोगों ने बीजेपी का भी नाम लिया, और इसमें सरकारी कर्मचारी भी हैं, इसमें युवा भी हैं, और कुछ लोगों ने सिर्फ बदलाव की बात की है। अब ये बहुत भी बड़ी बात आप कह रही हैं, बीजेपी का वोटर ज्यादा वोकल होता है। बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं, और कि बीजेपी का वोटर ज्यादा वोकल होता है, तो हो सकता है जी, ठीक है, ये राइडर तो है, बीजेपी का वोटर ज्यादा वोकल होता है। लेकिन बिना कैमरे के मैंने उनका हाथ पकड़ के उनसे बोला कि सच सच बताइए वोट किसको डाला, कैमरे पे नहीं है। तो उन्होंने बोला कि बदलाव वो चाहते हैं, और यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी या नाराजगी अरविंद केजरीवाल को के लिए प्रति देखने को मिली है। तो अब ये देखना होगा कि दलित बहुत बड़ी आप मौसमी सिंह बता रही हैं, हमारी सहयोगी जो नई दिल्ली की सीट से थी, क्योंकि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में है, और आप कह रही हैं ऑफ कैमरा आपने लोगों से बातचीत की, ये पूछने की कोशिश की कि क्या नाराजगी है, तो उन्होंने उनमें से 30 में से 25-27 लोगों ने नाराजगी जाहिर की सरकार की और कहा कि बदलाव चाहिए। चलिए जल्दी से अरविंद ओझा, आपका रिपोर्ट शाहीन बाग में है। बिल्कुल शाहीन बाग में हूं मैं। यहाँ का रिपोर्ट बताऊं आपको, चौंकाने वाली रिपोर्ट यह है कि वो मुस्लिम वोट जो पहले कांग्रेस को जाता
हो गया था आम आदमी पार्टी की तरफ, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की तरफ से वो वोट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो असदुद्दीन ओवैसी ने दांव खेला था, दिल्ली दंगों के एक आरोपी जो 5 साल से जेल में बंद है, वो दांव कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ, सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। एंटी इनकम्बेंसी वो अमानतुल्लाह खान के खिलाफ यहाँ पर थी, लोग नाराज थे और उसी वजह से बड़े पैमाने पर जो वोट है वो पतंग को यानी एआई दिख रहा है। सिर्फ एक चीज और यहाँ दिखा दूं कि ये गेट पोलिंग बूथ का बंद हो चुका है, जो लोग अंदर हैं वो अंदर है, यानी एक तरीके से कहे तो जो मतदान की प्रक्रिया का टाइम है वो खत्म हो चुका है। लेकिन बड़ा टेकअवे मैंने जो सुबह से यहाँ पर रिपोर्टिंग की है वो रिपोर्टिंग ये की है कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ नाराजगी है और यहाँ पर जो असदुद्दीन ओवैसी ने दांव चला था, जो भावनात्मक अटैचमेंट था शिफाउर रहमान का लोगों से, वो काम करता दिखाई दे रहा है। अच्छी फाइट दी है उन्होंने और एक 10 सालों के बाद जो मुस्लिम वोट है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी से शिफ्ट होकर एआईएम की तरफ भी कुछ वोट पड़ा है, ऐसा मैंने देखा यहाँ पर। मुझे भी एक बहुत ही आम आदमी पार्टी के प्रशंसक जो मुस्लिम मतदाता हैं, जिनके साथ लंबे वक्त से टच में हूं, आज मुझे उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना वोट बदल दिया है और कांग्रेस पार्टी को दिया है। बहरहाल 6 बज चुके हैं, अब हम लोग जो भी बोलेंगे वो वोटों को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो ग्राउंड पर दिख रहा है वो हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं। हिमांशु, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट जल्दी से। देखिए, पिछले जो 2 विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें एक तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने जिस तरीके से चुनाव की शुरुआत की थी, कई जगहों पर जो पूरा मुकाबला है वो काफी हद तक दिलचस्प हो गया है, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, जहां पर तीनों पार्टियां पूरे दमखम से मैदान में उतरी हैं और शायद एक वजह यह भी हो सकती है वोट परसेंट बढ़ने का। और इसके साथ साथ मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हूं, यहाँ पर मैं सीलमपुर में खड़ा हूं और यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो मुस्तफाबाद है, जहां पर मैं पूरे दिन टहलता रहा था, तो मुस्तफाबाद में जो एक चौथा जो सामने आकर के एक खड़ा हुआ ताहिर हुसैन, जो कि जेल में थे, उन्होंने परमिशन ली कोर्ट से और वो प्रचार पे निकले और जिस तरीके से भीड़ ने उनका स्वागत किया था और जिस तरीके से उनकी रैलियों में या उनके रोड शो में भीड़ देखने को मिली, तो इससे साफ हो गया है कि इस बार जो मुकाबला था इतना आसान नहीं रहेगा। वोट परसेंट बढ़ने की एक वजह यह भी है क्योंकि 2 पार्टियों से बढ़कर इस बार मुकाबला कई जगहों पर 3 और कई जगहों पर 4 लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। ये जहां पर मैं खड़ा हूं, अंजना, ये वही जगह है जहां पर दिन में काफी हंगामा भी हुआ था। जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ना, तमाम आरोप बीजेपी भी लगा रही थी यहाँ पर कि बुरके में लोग पहुंच रहे हैं और सीमा जहां जहां आप मौजूद हैं, सीलमपुर सबसे ज्यादा 66.4% वोटिंग हुई है, 50% वहां मुस्लिम आबादी है। मुस्तफाबाद में भी 40% है, वहां पर लगभग 67% हो चुकी है 5 बजे तक। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी तादाद में लोग निकल रहे हैं, लेकिन क्या वोट बटा है मुस्लिम वोट। लेकिन जिसको ये लगता है कि उसको अंतिम ज्ञान मिल गया है, उसको हरियाणा के नतीजे याद कर लेने चाहिए। जितने दावे थे और तमाम लोगों के दावे थे वो वाकई लास्ट मिनट में पलट गए थे। तो ऐसे में सभी को इंतजार करना चाहिए। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे और तभी पता चलेगा कौन कहां पर खड़ा है। गौरव भाटिया जी, ये मैंने आप ही के लिए कहा है। सभी को हमारा नमस्कार। और जैसा प्रतीत हो रहा है, अब बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अंजना जी, बनने जा रही है। ये मान लीजिए, बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है और ये चुनाव वो चुनाव है जहां पे पता चलता है कि कहां मोदी जी की गारंटी और प्रो इनकम्बेंसी होती है, तो एक भ्रष्टाचारी, कट्टर बेईमान, पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केवल गुस्सा नहीं है, केवल नाराजगी नहीं है, आक्रोश है। आक्रोश। लोग कह रहे हैं कि अब 12 घंटे से कम का समय है और जब 8 तारीख को परिणाम आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, डबल इंजन की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी का परचम यहां लहराएगा। देखिए, बड़ी बात क्या है आपको मैं बताता हूं कि अभी अरविंद केजरीवाल जी व्यस्त होंगे, वो कह रहे होंगे फाइलों को गायब करो। जैसे घोटाला करके शराब फाइलें गायब हो जाती थी, वैसे अभी वो फाइलों को गायब कर रहे होंगे, क्योंकि बताया जा रहा है वो कांप रहे हैं, थर-थर कांप रहे हैं। उनको पता है कि वो वापस मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। दूसरी बड़ी बात, देखिए, मोदी जी की गारंटी पे जनता विश्वास कर रही है। सबको पता है मोदी जी ने कह दिया तो वो हो जाएगा। दूसरी तरफ पापी आप अरविंद केजरीवाल स्वयं कबूलते हैं उनके 3 बड़ी बातें: यमुना को साफ करना, हर घर में नल में जल आना
और जो सड़कें हैं यूरोप की तरह हो जाना मैं नहीं कर पाया। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल जी या उनके प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, 2019 में इन्होंने कहा कि हम दलितों को 100 दलित बच्चों को विदेश भेजेंगे, 5 को नहीं भेज पाए। आपको मालूम है अंजना जी, इतनी नाराजगी है और इसीलिए शायद अरविंद केजरीवाल ने कल से, मैं बता रहा हूं, अरविंद केजरीवाल ने कल से ठीकरा कहां फोड़ू उसकी व्यवस्था करना शुरू कर दिया। ठीक है, जवाब दीजिए। आज पुलिस को भी कह रहे थे गलत है और इसी तरह से इलेक्शन कमीशन गलत है। पुलिस और चुनाव आयोग पर आरोप इसीलिए कह रहे हैं अभी से फाइल वाइल छिपाने के लिए आप लोग शुरू हो गए हैं। अभी से वो कह रहे हैं आप लोग तैयारी कर रहे हैं कैसे बचना है, उस वर्डिक्ट से कैसे चेहरा बचाना है। देखिए मैं अंजना जी उस भाषा पे तो नहीं जा सकता जिसमें गौरव जी बात करते हैं, वो तो अलग ही लेवल पे बात करते हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फाइलें तो सारी इनके पास जाती हैं। एलजी साहब के पास कौन सी ऐसी फाइल है जो साइन होने नहीं जाती है दिल्ली सरकार की? पहले ही जाती है। तो इसलिए अब बीच में तो मत बोलिए गौरव जी, इतनी शांति से हमने सुना आपको। बिल्कुल बोलेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी करोगे तो बीच में सुनोगे। कितना अहंकार लिए बैठे हैं अंजना जी। आप रोकेंगे इनको कि मैं वैसे ही बोलता रहूं? व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? अगर आप अपनी बात रख सकते तो अच्छा है, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, वरना अरविंद केजरीवाल की भाषा सुनिए जाके। कब की आप पे व्यक्तिगत टिप्पणी नेताओं को? ठीक है अनुराग जी, आपने अभी कहा कि उनकी भाषा ऐसी है। ठीक है, वापस आते हैं बहस पे, वापस पे आते हैं। पॉइंट नोटेड मिस्टर वाटर। मैंने ये थोड़ी कहा गंदी भाषा है अच्छी भाषा है, मैंने ये कहा नहीं अनुराग, मैंने ये कहा कि मैं उनकी भाषा में बात नहीं कर सकता। कह रहे हैं, पहले कहते थे गाली गलौज वाली पार्टी बीजेपी है। चलिए टॉपिक पे, टॉपिक पे। मैंने अंजना जी एक बार भी ये थोड़ी कहा गंदी भाषा थी या अच्छी थी। चलिए मैं अपनी बात पे आता हूँ। अंजना जी 2-3 ऑब्जर्वेशन है हमारी, जो हमारी नॉलेज में जो चीजें हैं। एक तो ये कि 2015 का लेवल वोटिंग इस बार टच करने जा रही है, 66 या 67% के आसपास तक जाएगी, हमारा ऐसा अंदाजा है। अभी फाइनल फिगर्स कुछ देर में आ जाएंगे। दूसरा ये कि महिलाओं ने इस बार अनप्रेसिडेंटेड वोटिंग की है दिल्ली के अंदर, और हम इसको लेके काफी उत्साहित हैं कि हमारे फेवर में वो चीज गई है। और तीसरा ये कि 2 दिन है, सपने इनको देखने दीजिए, 2 दिन तक तो सरकार में रहने दीजिए, उसके बाद तो केजरीवाल जी को ही आना है, क्योंकि उन्होंने जो दिल्ली के लिए काम किए हैं, इन्होंने जिस तरीके से अटैक किया इस बार उनके ऊपर, इन्होंने जिस तरीके से उनको घेरने का प्रयास किया, उसके बाद लोग इस बार जो निकले, इनको जवाब देने के लिए निकले हैं कि आप किसी ईमानदार आदमी को इस तरीके से दागदार करने का प्रयास करेंगे, इस तरीके से साजिशें रचेंगे, पुलिस का इस्तेमाल करेंगे, गुंडों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अब तो वोटिंग हो गई। आप दोनों से मैं निवेदन कर रही हूँ कि क्या हो चुका उसका कहानी कह के कोई फायदा नहीं है। गौरव जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। रजत सेठी आपके साथ शुरू करते हुए लाइन से फटाफट, ये जो वोटिंग परसेंटेज में इजाफा है, अगर ये माना जा रहा है कि 65-66%, पिछली बार 62% वोटिंग हुई थी, वहां तक वोटिंग परसेंट जा सकता है, आपकी नजर में 2 वजह जल्दी से? मुझे लगता है कि इसमें दोनों भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है वोटरों को खींच के लाने के लिए, और साथ में कांग्रेस पार्टी भी अगर हलचल दिखाती है तो निश्चित रूप से ये आंकड़ा ऊपर ही जाएगा। इसमें कोई लहर तो किसी पार्टी के लिए मुझे दिखती हुई नजर नहीं आ रही। तो इसका मूल कारण मुझे लगता है वो यही है कि कितना ग्रास रूट मोबिलाइजेशन तीनों पार्टियों ने अपनी पूरी दमखम लगाई है इस चुनाव में। हमने सुना भी संघ परिवार ने भी 50,000 ड्राइंग रूम मीटिंग करी है, व्यक्तिगत रूप से जितने संपर्क स्थापित हो सकते हैं सबको करने की कोशिश करी, और आखिरी दिन जबरदस्त जान लगाई। वजह है मोबिलाइजेशन, मतलब सब अपने अपने वोटर्स को लेने के पहुंचे, संगठन का मोबिलाइजेशन। आशुतोष जी, नहीं, हमारे ख्याल से लड़ाई ठीक ठाक है इस बार, और ये लड़ाई 2015-2020 की तरीके से नहीं है। इस पर निर्भर करेगा कि किसके कार्यकर्ता अपने कितने सपोर्टर्स को निकाल के ले आए हैं, किस तरीके से डोर डोर की कैंपेनिंग की है, और किस तरीके से अपने जो फ्रीबीज का जो पैकेज है उसको कैसे जनता तक पहुंचा पाए। जो इसमें कामयाब होगा, मुझे लगता है उसको बेहतर होगा परफॉर्मेंस। अभी भी मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी को एज है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी भी आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को एज है? बहुत ज्यादा एज नहीं है, लेकिन अभी भी एज है। वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होने की वजह नहीं बताई आपने? नहीं, देखिए वोटिंग परसेंटेज का कोई खास मतलब नहीं होता, क्योंकि देखिए जब कंटेस्ट तगड़ा होता है तो भी ये पॉसिबिलिटी होती है वोटिंग परसेंट कम हो जाए ज्यादा, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़े या घटे इससे इस बात का अंदाजा नहीं लग सकता कौन जीत रहा है। वो कह रहे हैं कि इसमें कोई वजह नहीं होती है। नहीं, वोटिंग परसेंटेज में वजह होती है। दरअसल मैं रजत की बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा कि तीनों पार्टियों ने, देखिए एंटी इनकम्बेंसी के वाले जो वोटर थे वो बीजेपी को लाने के लिए निकले बाहर, और जो प्रो इनकम्बेंसी वाले हैं, जो आम आदमी पार्टी का कोर वोटर था, वो अपनी पार्टी की सरकार बचाने के लिए बाहर निकले, और कांग्रेस के वोटर अपनी जमीन बचाने के लिए निकले अपनी पार्टी की। लेकिन जो आपके रिपोर्टर ग्राउंड से दे रहे थे, जैसे ओखला का बता रहे थे और सीलमपुर का बता रहे थे, अगर बंटवारा इस तरह हुआ है
तो आम आदमी बंटवारे पार्टी से आगे मैं एक चीज पूछूं विनोद जी आपसे, दोपहर से ही खबरें आने लगी कि भारी तादाद में मुस्लिम मतदाता निकल रहे हैं अपने अपने इलाके में। क्या काउंटर ध्रुवीकरण, जो एक काउंटर पोलराइजेशन हम देते हैं, मतलब हम देखते हैं कि वहां कतारें लंबी है तो चलो इधर से भी बहुत लोग निकलते हैं, क्या ऐसा भी आपको लगता है जिसकी वजह से इतना वोटिंग परसेंटेज? देखिए काउंटर पोलराइजेशन भी होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम मतदाता हमेशा, अभी संगीत रागी भी वही बात कर रहे थे, मुस्लिम मतदाता हमेशा भारी संख्या में निकलते हैं और सब जगह निकलते हैं। लेकिन मुझे जो बंटवारे की बात जो कर रहे हैं वो मुझे ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही है कि अगर बंटवारा हुआ है मुस्लिम मतों में MIM, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, तो वो बीजेपी के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है और आम आदमी पार्टी के लिए एक चेतावनी हो सकती है, एक खतरे का संकेत हो। देखिए, मुझे लगता है पिछली बार 38 ऐसी सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी 40% से ज्यादा मत प्राप्त किया था। यदि हम मान लेते हैं कि 4% वोट भी यदि कांग्रेस पार्टी ला रही है, जिसकी बहुत बड़ी संभावना है, खास करके जो 7 ऐसी सीटें हैं, 11-12 सीटें जो हैं वो मुस्लिम डोमिनेटिंग सीटें हैं, उनमें से यदि 4% भी वोट लाती है तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। मेरा अपना आकलन है और कई सोर्सेज के अनुसार। तो क्या बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आश्रय दे? बिहार में कहावत है, ना खाए ना खाए दे हम तो चीतब। देखिए होता क्या है, इसका क्या मतलब? नहीं फर्स्ट पोस्ट पास सिस्टम में जो ये स्थितियां बनती ही हैं, यदि कोई तीसरा बहुत बड़ा कंटेंडर निकल करके आता है तो उसमें लाभ होता है। तो एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो आज काम कर रही है और मुझे लगता है इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं निकल करके आ रही हैं। मुझे कहीं से नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो जीतने जा रही है। आशुतोष जी आपके बगल में बैठे हैं, उनको तो लग रहा है। नहीं, इनको तो लगेगा ही, पुराना केजरीवाल के दोस्त है ना, अभी तक जो है ना, जैसे कहते हैं ना, आदमी भवन गिरने लगता है तब भी उसकी दीवारों को लोग पकड़ करके चिपका रहता है। तो आशुतोष की दुर्दशा यही है। नहीं बैठे हुए थे, लोकसभा में कह रहे थे कि 300 सीट आएगी बीजेपी को, पास में बैठे थे आप इसी आज तक के मंच पे। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी का वोट भी तो बढ़ सकता है। नहीं, मैं आप कह रहे थे, नहीं कह रहे तो कहा क्यों आम आदमी पार्टी के पास है? अरे आप कह रहे थे कि नहीं लोकसभा में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 8% जो है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर एंटी इनकम्बेंसी का वोट बढ़ा, ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 8%, मैंने तो सिर्फ कहा कि यदि 4% भी कांग्रेस पार्टी यदि एडिशन करती है कि कांग्रेस पार्टी के भरोसे भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है, चाहते हैं कि उनका जो सो कॉल्ड सेकुलर वोट बैंक है वो टूटे, और वो सेकुलर वोट बैंक यदि टूटता है तो जो कॉमनल वोट है हिंदुत्व का वो बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उनका तथाकथित सेकुलर वोट बैंक है जो दिल्ली के अंदर जो है 12% है। संगीत जी एक साल पूछूं आपसे? हाँ बिल्कुल। आप सेकुलर हैं? लेकिन हम तो महासेकुलर हैं। इन दोनों की लड़ाई सेकुलर है कि नहीं सेकुलर? तो हम अपने आप में सेकुलर हम पूछा सेकुलर है कि नहीं? सेकुलर इनको थोड़ी आज डिसाइड करना है कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। सरकार जनता को बनाना है, लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा जो मैं बता रही हूं उस पर जवाब दीजिएगा अनुराग ढांडा। और ये प्रश्न आपसे है, ये 53% के आसपास लोग आपको विधानसभा में वोट डालते हैं, वही वोट परसेंटेज आपका 44 हो जाता है ना, यानी वो वोटर पूरी तरह से बीजेपी की तरफ चला जाता है। तो क्या हम माने कि आप ही के वोटर में से लगभग 9% ऐसे वोटर हैं who are not averse to the idea of voting for BJP? मेरे सवाल को फिर से सुनिए। 53% आपको देते हैं विधानसभा में, वही वोटिंग परसेंटेज आपका 44 होता है, वो वोटिंग परसेंटेज बीजेपी को चला जाता है, यानी वो 9% को बीजेपी से परहेज नहीं है। सही है कि नहीं है? अगर वो इस बार चले गए तब तो खेल खराब है। आप इसको ऐसा मान सकते हैं अंजना जी, आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि जो बीजेपी के लोकसभा में वोटर्स हैं उसमें से 9% विधानसभा में बीजेपी को सही नहीं मानते और हमारी तरफ आ जाते हैं। ये रिवर्स है, जो आप कह रही हैं ये ठीक उसका उल्टा है कि जब विधानसभा चुनाव होता है तो बीजेपी के 9% वोटर्स को तब मोदी जी सही नहीं लगते हैं, क्योंकि मोदी जी को मुख्यमंत्री थोड़ी बनना है दिल्ली में, तब उनको अरविंद केजरीवाल जी सही लगते हैं और वो हमारे लिए वोट करते हैं। गौरव जी वो कह रहे हैं कि नहीं वही होगा जो हर बार हो रहा है, वो जाते हैं उनकी तरफ और वो जाएंगे। गौरव जी दो बड़ी बातें, बाकी चैनल पे 3 एग्जिट पोल आए हैं अंजना जी, और उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन भाजपा को पहले एग्जिट पोल ने दिखाया है 39 से 44 सीट, दूसरे ने 37 से 43 और तीसरे ने 51 से 60। इसका मतलब पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। दूसरी बात, आशुतोष जी बहुत अच्छे सिफोलॉजिस्ट हैं, ही इज अ सिफोलॉजिस्ट आई लव। जब उन्होंने बोला भाजपा नहीं जीतेगी, भाजपा जीती, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो। इसलिए आज फिर उन्होंने बोल दिया। अब मुझे यकीन है
कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बन रही है और इसको कोई नहीं रोक सकता है। आपसे जो कहां विशेष पड़े है हो चक्कर में वो कोई सामने आ रहा है। चक्कर लेकिन आपने भी आशुतोष जी खुल के बैटिंग की आम आदमी देखिए, पार्टी एक बात के लिए। बताएं। अगर 8 तारीख को खुल के बैटिंग की है, केजरीवाल के पुराने दोस्त हैं। अच्छा सुन लीजिए, मैं बोलूं, मतलब इतना खबरों में रखते हैं लोग, मुझे अच्छा लगता है। देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है, लोकसभा के चुनाव में जब मैंने कहा कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा तो नहीं आया ना। दूसरी बात, मैं उन लोगों में से तो नहीं हूं जो कहेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती तो मैं बाल मुड़ा लूंगा। भाई मैं तो, मेरा एक आकलन है, कभी आकलन सही होता कभी गलत हो सकता महाराष्ट्र है। में भी जीत गए थे, लेकिन आपको अरे भाई पड़ गया था काशीराम से। गौरव जी आप उन लोगों में से हैं जो पत्रकार रहे पापी आप काहे लिए व्यक्तिगत हो रहे हैं? थप्पड़ कैसा काहे लिए व्यक्तिगत हो रहे हैं? मैंने तो आपको काहे लिए व्यक्तिगत हो रहे हैं भाई? मैंने इतनी मित्र मिर्ची बुलाया। क्यों लगती है? मैं नहीं हो रहा, मैंने आपको दोस्त बुलाया। आपको मेरे नाम पे? आपको मैं बताता हूँ, काहे लिए गौरव? अरे मैंने आपका नाम नहीं लिया भाई। रहे आप, अरे आपका नाम नहीं लिया मैंने भाई। अरे आपका नाम नहीं लिया, कर ली, बताइए। अरे आपका नाम नहीं लिया मैंने कहा कि गौरव भाटिया ने कहा था कि मैं बाल मुड़ा लूंगा। मैंने कहा था क्या? आप तो राजनीति मैंने कहा था क्या कि अगर चुनाव हार जाएंगे तो बाल मुड़ा लूंगा? कल से हो मैंने तो नहीं सकता कहा है ना। आपका पेमेंट रुक अरे जाए। आपका नाम नहीं लिया भाई, काहे परेशान हो रहे हैं? लेकिन काहे उछल काशीराम रहे का हैं? थप्पड़ सही था, काहे जंप ले रहे हैं? का थप्पड़ सही था। काहे जंप लेते रहते हैं? चलिए दोनों चेहरा पर होना था, होली है, क्यों जंप ले रहे हैं? होली चेहरे पे तनाव हटाइए, वापस अरे चेहरे पे तनाव हटाइए, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, जनता देख रही है। मैंने गौरव जी, मैंने आपका नाम नहीं लिया था ना। मैंने इनको याद दिलाया, आईना दिखाया। अरे मैंने आपका नाम नहीं लिया। 8 तारीख को नतीजे आएंगे, 8 तारीख को। गौरव जी देखिए, आपकी सारी उम्मीदें इस बात पर हैं, गौरव जी चेहरे पे मत आपकी लाइए। सारी उम्मीदें इस बात पर हैं कि जो तनाव मत लोकसभा लाइए। में आपका वोटर हो गया। आपकी तरह दलाली नहीं करते हैं भाई। मुझे मालूम है, मुझे मालूम दलाली नहीं करते हैं, मुझे मालूम है आप कहाँ जाते थे कि मुझे पार्टी में शामिल कर लो। कम से कम मुझे मालूम है आप कहाँ जाते थे कि पार्टी में शामिल। अच्छा हो गया, सारा ऑडियो बंद कर दीजिए, मुझे मालूम है भाई। बंद कीजिए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं इस तरह के आप पर्सनल एक्यूजेशंस में। प्लीज स्टॉप दिस। आज तक का टाइम इतना सस्ता नहीं है, प्लीज मिस्टर सेठी जी। बहुत बढ़िया था। मैं इसका आकलन करूं तो मैं इस प्रकार करूंगा कि अभी तक केजरीवाल ने बड़ी चालाकी से ये मोदी बनाम केजरीवाल बनने नहीं दिया कोई चुनाव। उससे क्या होता था, हर बार जब दिल्ली का चुनाव आता था वो बोलते थे मोदी केंद्र में, मैं स्टेट में। और इसकी वजह से 10% दिल्ली का वोटर जो बीजेपी का कोर वोटर, नहीं इस बार क्या हो रहा है, इस बार आमने सामने खड़े हो गए। इस बार जो समीकरण जिस तरह से बने हैं, उनका जेल जाना, एक प्रतिशोध की भावना होना उनके अंदर एकदम आमने सामने ठन गई है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी का काम यही रहा है, किसी तरह अपने वोटरों को यह समझा के रखना कि केजरीवाल हमारा धुर विरोधी है, आइडियोलॉजिकल एडवर्सरी है, इसको नहीं जीतने देना। मुझे लगता है कि कितना कन्विंस भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की शक्ति से कर सकती है, वो नहीं जाने देगी ये 10% को कांग्रेस। एक बार अगर हमारे रिपोर्टर्स मौसमी फिर से हमारे साथ जुड़ जाएं और अरविंद ओझा, तो जल्दी से ट्राई कीजिएगा उनको मांगने की कोशिश। विनोद जी, एक कमेंट आप लोगों से मैं अब लेना चाहती हूँ। देखिए, मतलब बीजेपी ये मान रही है कि इस बार जो लोकसभा की तरफ उनकी तरफ वोटर्स गए वो उनके साथ ही टिक जाए, तभी विधानसभा में उनकी जीत होगी। लेकिन क्या ऐसा होता हुआ आप देख रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपनी फोटो एक तरफ, दूसरी तरफ गाली गलौज लिख के क्वेश्चन मार्क लिखते थे। बीजेपी में बड़ा चेहरा कौन दिल्ली में? नहीं, देखिए, ये चुनाव चेहरे पर नहीं हो रहा है, ये चुनाव हो रहा है अरविंद केजरीवाल की सरकार के पूरे परफॉर्मेंस पर और भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष की नाती जो परफॉर्मेंस उस पर हो रहा है। इसीलिए चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है। जो 10% वोट की आप बात कर रही हैं, उसको बीजेपी से परहेज नहीं है वोट देने में, लेकिन क्या वो अभी अरविंद केजरीवाल में वही आकर्षण देखता है? क्या उसके लिए आम आदमी पार्टी वही आम आदमी पार्टी है जो 2020-2015 में थी? इशारा कर रहे हैं कि एक एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है। अगर उसके लिए, लेकिन वो कैसे ट्रांसलेट होता है? 8 तारीख का इंतजार। मैं यही कह रहा हूँ, अगर 10% वोटर के लिए अभी भी आम आदमी पार्टी 2020 वाली है, तो फिर वो आ जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ, वरना वो भी बटेगा, फिर बटेगा। अंजना जी, जो एक मिडिल क्लास है, वो मिडिल क्लास वोट जो है वो शिफ्ट करता था विधानसभा के चुनाव में आम आदमी की तरफ, जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता था। मुझे लगता है कि परसेप्शन और परफॉर्मेंस से दो ऐसी चीज थी जिस कसौटी पे अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से निकम्मे साबित हुए हैं, और मुझे लगता है वही वो चीज है जो रिटेन करेगा। मिडिल क्लास का जो वोटर है वो आज के दिन में अरविंद केजरीवाल को छोड़ चुका है विधानसभा में, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना पसंद करेगा। रेगुलराइज कॉलोनी की आप बात कीजिए, 1700 कॉलोनी को रेगुलराइजेशन, ये मिडिल क्लास के लोग ही हैं
जो आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना पसंद करेंगे, क्योंकि केजरीवाल पर उनको भरोसा इसलिए नहीं हो सकता कि केजरीवाल तो 10 साल से उसको रेगुलराइज नहीं कर पाए। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि दिल्ली में आती है तो उनका रेगुलराइजेशन संभव है, और ये मतदाता जो कल तक आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा था, इस चुनाव में विजय के साथ और जैसे सरकार में आते सब भूल जाते हैं। ये 2-3 चीजें ऐसी है, स्टेटस स्टेट का मिले, स्टेटहुड का मिले, ये सब तमाशे होते रहते हैं, सब चुनावी शगुफा होता है। जल्दी से एक बार ये जो वोटिंग डेंसिटी है वो आप दिखाना चाहते हैं, और कोई भी रिपोर्टर कनेक्ट हो, अनुराग टांडा आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा जो वो कह रहे हैं उस पर। लेकिन इससे आप पूरा जो धीमा मतदान जहां जहां पर है वो आप देखेंगे, और जो पूरी वोटिंग की डेंसिटी है थोड़ा डिस्टॉर्ट हो रहा है, इसको थोड़ा सा और ये कीजिए, हाँ ऐसे करिए। तो हम आपको बता दें कि कुल मतदान जो है शाम 5 बजे तक आज की तारीख पे 57.7% माना जा रहा है कि ये 62 से ऊपर भी जा सकता है। 62%, 62.5% पिछली बार की वोटिंग थी। अब इसमें आप देखिए करोल बाग का इलाका 47.4, ये बिल्कुल डार्क रेड है, और डार्क रेड है मिनिमम वोटिंग वाला, ठीक है। और जो मैक्सिमम वोटिंग है 65% की तरफ ब्लू वाला, वो सब इलाके हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें मुस्तफाबाद शामिल है जिसमें 66.7%, यानी पिछली बार 62% एवरेज था, उससे ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। ये बीच में जो सेकंड मतलब ज्यादा वोटिंग वाली है, डेंसिटी के हिसाब से आप देखिए तो जो उत्तर का हिस्सा है वहां पर आप देखिए लगभग 60% के आसपास इन इलाकों में वोटिंग हुई है। वहीं अगर आप बिल्कुल दक्षिण में देखेंगे तो वहां पर भी साउथ दिल्ली में ऐसा है। लेकिन एक बार फिर एक रेड इलाका आपको दिखता है, नई दिल्ली की सीट में 54.3% वोटिंग हुई है। अब ये क्या इशारा करता है, इस पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि अगर आप देखें 47 to 51% वोटिंग वाली 2 सीटें हैं, 51 से 55% तक वोटिंग वाली 15 सीटें हैं, 55 से 59 लगभग 60% तक 27 सीटें हैं, 27 सीट्स। और मुझे लगता है यही सीट्स डिसाइसिव रहेंगी। दूसरे नंबर पर है 59 to 63, यहां पर है 22 सीटें। तो ये जो 40 और 49 सीटें हैं ये लगभग डिसाइड करेंगी। इन 49 सीट्स पर 50 to 63% वोटिंग हुई है। काफी हाई वोटिंग परसेंटेज है ये, विनोद जी। निश्चित रूप से हाई परसेंटेज है, और अभी जब फाइनल आंकड़े आएंगे तो और तस्वीर साफ होगी। और हाई वोटिंग का मतलब क्या होता है? ज्यादातर हम लोग मानते हैं हाई वोटिंग या तो किसी को हटाने के लिए होती है या किसी को लाने के लिए होती है, ज्यादातर ये माना गया है। अब इस बार क्या होता है, मुझे ये कई बार गलत भी साबित हुआ है। इसके 8 तारीख का इंतजार राइडर सबको देते रहे अपना नहीं, वो तो गलत भी साबित हुआ है। जो चाहता है कि मतलब उसकी ट्रोलिंग 8 तारीख को नहीं हो, तो वो एक राइडर देते रहे कि 8 का इंतजार है। जल्दी से अनुराग डांडा जी जो तमाम कहा कि मुख्यमंत्री और उनकी जो छवि है वो सबसे बड़ी वजह होगी आम आदमी पार्टी के नीचे जाने की। उसके बाद से गौरव जी मैं आपसे रिस्पॉन्स लूंगा। देखिए, निश्चित तौर पे जैसे लोकसभा चुनाव जो होता है वो मोदी वर्सेस और कि कौन मोदी को चाहता है और कौन नहीं चाहता है, उस तरीके का चुनाव कई बार बन जाता है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की एक छत्र छवि है, वो दिल्ली के अंदर उनके अनुराग जी एक सवाल आपसे मैं सीधा पूछना चाहती हूँ। आप शुरू से एक डिफरेंशिएटर बना रहे थे कि हम लोग पार्टी है ऐसी जो काम की बात करते हैं और ये गाली गलौज पार्टी है, लेकिन आखिरी के 2 दिनों में अरविंद केजरीवाल लगातार गुंडों की पार्टी, गुंडे ये वो कर रहे थे, तो फिर गाली गलौज कौन दे रहा था? वो डिफरेंशिएटर खुद ही मिटा दिया। तो हम तो तथ्यों के आधार पे और वीडियोस जारी करके बता रहे थे ना। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं ये गाली गलौज करते हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं, ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। और साथ में उसके वीडियोस जारी करते हैं, साथ में उसके वीडियोस भी जारी किए। देखिए गौरव जी, एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है दिल्ली की राजनीति में भी। लोगों को डबल इंजन की सरकार चाहिए, लोगों को मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है, और ये कहना गलत नहीं होगा जब महिला की बात ये लोग करते हैं और महिला एक मुख्यमंत्री को स्टेप। ठीक है, अब इंतजार करना पड़ेगा, वक्त इतने की इजाजत देता है। मैंने सभी समय सीमा को आगे खींच लिया। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। 8 तारीख सुबह 6 बजे से आपका अपॉइंटमेंट है हमारे साथ। सबसे तेज सटीक नतीजे आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।